गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने गवर्नर जनरल का सीरीज आपको दिया, ठीक है। इसमें लास्ट मेरा बाकी है लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। आइए देखते हैं हम लोग लॉर्ड वेवेल को। लॉर्ड वेवेल का समय कब से कब तक है? लॉर्ड वेवेल का समय है 1943 टू 47। इस समय में भारत में काफ़ी तनाव हो गया था ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और लीग के बीच, ठीक है। और इसी समय में लॉर्ड वेवेल है, क्योंकि इस समय में फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। सरकार को समर्थन भी लेना है कांग्रेस से, लेकिन अभी तक सरकार को समर्थन कांग्रेस से कुछ मिला नहीं है। इधर से आईएनए की फौज भी चल रही है भारत की तरफ, इसलिए भारत को तीन तरफ से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है। एक तो अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, क्योंकि स्वतंत्र होना है। आईएनए जापान के सहयोग से भारत की ओर चल रहा है। गांधी जी को शक है कि अगर कहीं जापानी सेना भारत पर आक्रमण कर दे और भारत को जीत ले और ब्रिटिश को यहाँ से भगा दे, तो हो सकता है कि भारत अब जापान के कब्जे में आ जाए। यानी एक उपनिवेश से वह मुक्त हुआ है और फिर दूसरा उपनिवेश करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस की जापानी सेना का भी विरोध किया उन्होंने, और उनका मानना था कि भारत को आज़ाद होने चाहिए, अंग्रेजों से अपने बलबूते होने चाहिए, न कि किसी की सहायता से। वेवेल के समय में क्या क्या हुआ है? तो शिक्षा सुधार के लिए सार्जेंट योजना इसके समय में लाया गया 1944 में। क्योंकि आप जब मेरा सीरीज देखेंगे तो शिक्षा पर आपको 1935 से लेकर यहाँ तक का सीरीज आपको मिलेगा। मैंने हर सीरीज में जहाँ पर भी शिक्षा के संबंध में आया हुआ है, आपका पिछला एक बार बैकग्राउंड को मैं बताते हुए चला हूँ। सार्जेंट योजना है 1944। इसके पहले 1935 में हम लोग देखते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी छन छन कर शिक्षा नीचे जाने का सिद्धांत। फिर अगला देखें, लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच देखें। फिर रिपन के समय में हंटर आयोग देखें। लॉर्ड कर्जन के समय में हम लोगों ने देखा कि थॉमस रैली आयोग है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने सैगलर आयोग देखा 1917 में। और अगला आयोग है कौन? तो सार्जेंट योजना। कांग्रेस एवं लीग के मध्य विद्यमान राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई तथा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए किया गया था कि कांग्रेस, लीग और सरकार के बीच का गतिरोध समाप्त हो सके, भारत में एक अंतरिम सरकार बन सके, एक संविधान सभा का निर्माण होने की ओर अग्रसर हो, और सबसे बड़ी बात क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट मिल जाए। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ओके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1945 का जो शिमला सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। क्यों? क्योंकि इस समय अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं लंबे समय से। अभी तो 40 से लेकर इस समय तक में कोई बैठक ही नहीं हुई है कांग्रेस की, तो लंबे समय, सबसे लंबा समय भी अगर रहा तो अबुल कलाम आजाद का ही रहा कांग्रेस का चेयरमैन के रूप में। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वह शिमला में उपस्थित रहे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शिमला में उपस्थित रहते हुए भी सम्मेलन में भाग नहीं लिए? तो गांधी जी। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रूप 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। यानी शिमला सम्मेलन में जो बातें होनी थी वो बातें हो नहीं पाई, शिमला सम्मेलन असफल हो गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, और इस दौरान बंगाल में और अन्य जगहों पर भारी मात्रा में दंगे फसाद हुए। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। क्योंकि इसी समय कैबिनेट मिशन 1946 में आया है,
और कैबिनेट मिशन को बताकर भेजा गया है कि आप भारत में संविधान सभा का भी गठन कीजिएगा और अंतरिम सरकार का भी गठन कीजिएगा। और दोनों का गठन हुआ किसके सिफारिश से? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश से। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया है। इस समय भारत के वायसराय कौन है? तो लॉर्ड वेवेल है। इस मिशन में शामिल सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आ चुका था, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। इनके काल में नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, बहुत सारे वकील, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथ काटजू, ये सभी M.R. जयकर, ये सभी वकालत छोड़ चुके थे, लेकिन इस समय फिर से इन लोगों ने वकालत का पेशा शुरू किया। हालांकि इन कैदियों को फांसी की सजा हो गई, लेकिन भारत में इतना विरोध हुआ कि 3 जो लाल किला पर चल रहे थे मुकदमे INA के फौजियों पर, वो तीनों को माफी दे दी गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी वहां के लोकसभा में घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यानी भारत के स्वतंत्रता का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन है। मार्च 1947 में आया है और इसको कह कर भेजा गया है कि आप भारत को जैसे भी हो, चाहे बांटिए चाहे काटिए, स्वतंत्र करके ही आइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? C. राजगोपालाचारी। इसलिए 2 में से आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, UPSC हो, BPSC हो, बिहार दारोगा है, या अभी आप लोग का SSC का है, बिहार SSC का, कहीं भी जाएंगे वहां ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा तय की गई। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा की गई। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया, क्योंकि इसी तिथि को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर साइन कर दिया और यह पूरा का पूरा पारित हो गया। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन? C. राजगोपालाचारी। उसके बाद जो संविधान सभा थी उसी को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति यहीं से घोषित कर दिया गया। ओके, इसलिए एक लंबा सीरीज मैंने चलाया इस पर। ये मेरा 21वां एपिसोड है, ठीक है। और 21वें एपिसोड में आपको 1773 से लेकर 1943 का पूरा विवरण मैंने दिया है। यहाँ तक अगर आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आपका चाहे UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे बिहार दारोगा हो, चाहे SSC हो, आपके मॉडर्न के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। और मॉडर्न बहुत मायने रखता है। आने वाला अभी जो दारोगा का एग्जाम है उसमें आप समझ लीजिए कि 20 में से कम से कम तो 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कहाँ से? तो मॉडर्न से। ठीक है, इसलिए ये 12 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बनेंगे। चाहे अभी आप BPSC का जो एग्जाम हुआ है वहाँ भी देख लीजिए, आपके मैक्सिमम मॉडर्न के क्वेश्चन जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ठीक है, पूरा तो एपिसोड कर भी नहीं पाया था, लेकिन वहाँ तक में आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, सीधे क्वेश्चन आए हैं। आप उसको मिलाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप इस सीरीज को देखिए और अगला मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।